राजस्थान और देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान JECRC में आयोजित बहुत ही समसामयिक कानूनी विषय मीडिएशन एंड नेगोशिएशन और जो 2 दिवसीय प्रतियोगिता हो रही है उसके इस सभागार में उपस्थित श्री अमित अग्रवाल वाइस चेयरमैन, मैं एक बार में कहता हूँ अमित अग्रवाल और अग्रवाल ब्रदर्स, श्री विक्टर गंभीर वाइस चांसलर, प्रोफेसर महेश गुलवाल साहब डीन स्कूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर ममिता जैन, में भी नमिता जैन भी हो सकता है क्योंकि जिसने लिखा है उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, विभागाध्यक्ष विधि विभाग मिस शिवानी जोशी कन्वीनर, प्रोफेसर विनय चांदना जी जो प्रिंसिपल हैं JECRC कॉलेज के, मेरे दोस्त और जयपुर हाई कोर्ट के बार के अध्यक्ष श्री भुवनेश शर्मा एडवोकेट, श्री ललित शर्मा एडवोकेट, मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, सभी फैकल्टीज के डीन्स, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि विषय के छात्र छात्राएं, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, मेरा सौभाग्य है कि दिसंबर 2022 में राज्यसभा में जिस मीडिएशन बिल को मुझे इंट्रोड्यूस करने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय वो चेयरमैन की अनुमति से स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस को रेफर हो गया था। मैं उद्घाटन कर रहा हूं, 2 दिन संभवतः आप चर्चा इसी पर करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस जिसके चेयरमैन श्री सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी CM रहे हैं, अभी MP हैं, उस कमेटी ने कुछ सलाह दी है कि बिल में क्या संशोधन होने चाहिए। मुझे लगता है वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी जब 2 दिन इस सेमिनार में कंपटीशन पर बच्चे बोलेंगे, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा कि कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, जो हम लोग उसमें कुछ सुधार चाहते हैं। मुझे लगता है कि सारे वक्ताओं ने लिखा हुआ ही पढ़ा है और ये विभाग ऐसा है कि जरा दाएं बाएं हो जाओ तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि हमारा संविधान कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, उनके अधिकारों को बहुत ठीक से डिफाइन किया है। लेकिन अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही हम लोग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश और लगभग सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश का एक यहाँ नालसा का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें लक्ष्मण रेखाएं खूब उल्लंघन हुआ है। न्याय विभाग द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने बहुत पूरा राजनीतिक भाषण दे करके अपनी हिडन एजेंडा जो पॉलिटिक्स का होता है उसको लागू किया। मुझे लगता है अखबारों में 2-3 दिन ये चर्चा का विषय रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस विषय पर मुझे यहाँ बुलाया गया है उससे मैं दाएं बाएं ना हटूं, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो कई बार कैरियर ब्रेकिंग न्यूज भी हो जाती है। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मीडिएशन की प्रक्रिया भारत में कोई नई नहीं है। संयोग से दिसंबर 2020 में मुझे इंट्रोड्यूस करने का ये अवसर मिला, लेकिन हमें प्रेरणा द्वापर से ले लेनी चाहिए थी।
उस समय का महाभारत होता नहीं अगर मीडिएशन कंपलसरी हो गया होता। भगवान श्री कृष्ण मीडिएशन के लिए गए थे और बहुत निचले स्तर पर आ गए थे। जिस पक्ष की तरफ से गए थे, योग्यता और बहादुरी और चरित्र की कारण अगर मेरिट होते तो संपूर्ण भारत उनका था। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी हमारे पास था और बांग्लादेश पाकिस्तान तो थे ही, क्योंकि शकुनी मामा कंधार के थे। पाकिस्तान 15 अगस्त को 71 में बांग्लादेश। मीडिएशन करते करते वो 5 गांवों पर आ गए। दूसरा पक्ष भी गजब का था। और ये बता दूं, ये कोई 5 रेवेन्यू विलेज नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 गांव कोई से छोटे मोटे गांव मांग लिए हो, नहीं। उसमें पानीपत, सोनीपत, बागपत, मुझे लगता है कि करनाल और ऐसे, ये सारे आपके राज्य के थे। दूसरा पक्ष ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ? महाभारत हुआ। मेरे निजी विचार है कि महाभारत की कोई उपलब्धि नहीं है, केवल एक उपलब्धि है। हालांकि उस एक उपलब्धि ने हमको विश्व में सबसे ऊपर कर दिया। समस्त कौरव मारे गए, तीसरी पीढ़ी मारी गई, पांडव लंगड़ाते हुए स्वर्ग की तरफ गए, उत्तरा के बच्चे मरे, द्रौपदी के बच्चे मरे, कर्ण के बच्चे मरे, ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंड सन्स की चिता को अग्नि दी। काश उस समय मीडिएशन इफेक्टिव होता और उस समय के संविधान सो कॉल्ड से संबद्ध होता तो महाभारत नहीं होता। महाभारत की एक ही उपलब्धि है, केवल गीता जी हमको मिली, उसके अलावा कुछ नहीं। वो धर्म युद्ध भी नहीं था, क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है। खाटू श्याम जी को लड़ने नहीं दिया गया। रात्रि युद्ध हुआ जो नहीं होता था। शिविर में हत्याएं नहीं होती थी, वो हुआ। गर्भवती महिला के साथ नहीं होना चाहिए तो अश्वत्थामा ने मिसाइल चलाई। निहत्थे पर वार नहीं होना चाहिए था तो अभिमन्यु पर हुआ। रथ से उतरने पर युद्ध नहीं होना चाहिए था तो कर्ण मारा गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जिसमें कम से कम भगवान कृष्ण को शामिल नहीं होना चाहिए था। युधिष्ठिर को मोहर नहीं लगानी चाहिए थी, अर्ध सत्य बोला। अश्वत्थामा मरो नरो या कुंदरो। द्रोणाचार्य ने कहा तुम लोग झूठ बोल सकते हो, मेरा युधिष्ठिर नहीं बोलेगा। युधिष्ठिर तैयार नहीं हुआ, अर्ध सत्य किया गया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि आप तो पूरी बात कहना, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंदरो। आदमी है या हाथी है पता नहीं, अश्वत्थामा मरा है। इस आपराधिक षड्यंत्र में कृष्ण जी की सहमति हुई। पंचजन्य उसी समय बजाया गया। नरो या कुंदरो सुना नहीं गया। द्रोण मारे गए। शिखंडी को खड़ा करके भीष्म मारे गए। अंतिम जो फाइनल था,
जिसमें तय किया गया था कि गदा युद्ध से तय होगा। आज के जमाने का ओलंपिक होता तो मेडल वापस ले लिया जाता दुर्योधन से, उससे भीम से। कमर के नीचे प्रहार नहीं होगा, प्रहार किया गया, बहाना बनाया गया, इसी जांग पर द्रौपदी को बैठाने की बात कही थी, इसलिए जांग को तोड़ना है। जब फाइनल तय हुआ है गदा युद्ध, तो कमर के नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है वो धर्म युद्ध है, लेकिन उसके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में नियमों की धज्जियां बिखेरी गई। तो मीडिएशन की प्रेरणा मुझे लगता है हमने द्वापर से ली है। इसका हस्र वो नहीं होना चाहिए जो कृष्ण के मीडिएशन का हुआ, तो परिणाम भी गलत आएंगे। तब मीडिएशन नहीं माना गया तो परिणाम गलत आए, और मीडिएशन बिल अगर ढंग से लागू नहीं हुआ और जमीन पर क्रियान्वयन ना हुआ, तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात हर जगह होती है, मुझे लगता है कि हम उसको बहुत जल्दी 5 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। हमने और आपने जितनी देर बात की है, इतनी देर में कुछ मुकदमे, कुछ रिट याचिकाएं हो चुकी होंगी और निपटाने में वर्षों लगेंगे। मैं आज आपसे, चलिए पहले मैं वो पढ़ दूं जो मुझे कहा गया है, क्योंकि जो मैं भी बोल रहा था ये महाभारत का कुछ इसमें जिक्र था नहीं। मीडिएशन, ये विडंबना है कि हम भारतीय पाश्चात्य देशों की पद्धतियों के अनुसार मीडिएशन की प्रक्रिया लागू करना चाहते हैं। हमारी विधिक व्यवस्था एडीआर मैकेनिज्म, एडीआर तो बच्चे समझ ही रहे होंगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, एडीआर मीडिएशन का समर्थन करता है ये बिल और उसको बढ़ावा भी देता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 की है, उसकी धारा 89 के तहत कुछ नोट कर लेंगे तो आपके बोलने में ये काम आएगा। ये आदेश है कि विवादों का निपटान एडीआर मैकेनिज्म द्वारा करने की संभावनाओं की खोज की जाए, ऐसा सीपीसी कहती है। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ द्वारा 1985 में अपनाए गए मीडिएशन लॉ पर आधारित है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एडीआर के तरीकों को बढ़ावा देना और कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना विवादों का शीघ्र निपटान करना है। यही इसके एम्स हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है तथा किसी भी विवाद को मुकदमे का रूप लेने से पहले उसके समाधान के लिए स्वेच्छा से एवं कम खर्च वाली किसी प्रक्रिया को अपनाना एक आदर्श तरीका होता है। हम सभी को पता है कि नियमित कोर्ट सिविल एवं क्रिमिनल मामलों की अधिकता के बोझ से पहले हम पहले से दबे हैं और वो उसकी संख्या को कम करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अतः कम से कम वाणिज्यिक विवादों के मामले में एडीआर अपनाना ही समय की मांग है। विश्व स्तर पर आर्बिट्रेशन संवेदनात्मक दायित्वों, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के निपटान का एक मुख्य जरिया बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत सरकार प्राथमिकता देती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों से विश्व के 193 आर्थिक व्यवस्थाओं में हम 2014 की भारत की रैंकिंग में 134 पर थे। ऊपर उठकर 2020 में हम 63 पर आ गए। आजकल इस रैंकिंग के लिए मूल्यांकन नहीं हो रहा है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है यदि मूल्यांकन होता है तो भारत काफी आगे होगा। किसी भी जीवन समाज के लिए यह बहुत आवश्यकता है कि उसके लिए लागू किए गए कानूनों में समय समय पर बदलाव किए जाएं। बाबा साहब और उनके साथियों द्वारा लिखित संविधान में हम 100 से ऊपर समय, काल, देश, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो 1860 की आईपीसी है और मुझे लगता है 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी, इन तीनों में हम लोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं।
क्योंकि ये कानून ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पर राज करने के लिए बनाया था। कहने को इंडियन पीनल कोड है, ये उस समय रानी का बहुत प्रभाव है। चूंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, या डीन्स बैठे हैं, लॉ के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर साहिबान हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में आप क्या बदलाव चाहते हैं, ये आप गृह मंत्रालय को भी सीधे लिख सकते हैं और हमारे विभाग को भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों की राय ली जाती है, कई बार एक लेमैन के दिमाग में कितनी अच्छी बात आती है जो निजी तौर से राजनीति में मेरे लिए बहुत काम आती है। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि इन कानूनों में आपकी दृष्टि से जो बदलाव है, जो आप पढ़ रहे हैं, हालांकि ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप बेहतर सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आप आधुनिक भारत के अनुसार जो संशोधन चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सुझाव दें। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण और उनके विजन का सम्मान करते हुए हमारे मंत्रालय ने कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लागू किया है। मुझे लगता है कॉमर्शियल कोर्ट पर भी आपको यहाँ चर्चा करनी चाहिए। वर्ष 18 में इस कानून में संशोधन कर प्री इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन एंड सेटलमेंट, PIMS बहुत पॉपुलर एब्रीविएशन है आजकल, मैकेनिज्म की अवधारणा को हम लोगों ने जोड़ा है। अधिनियम की धारा 12A में यह प्रावधान किया गया कि यदि संबंधित पक्षकारों को किसी तत्काल या अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए पहले PIMS मैकेनिज्म से समाधान प्राप्त करना होगा। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2020 में संशोधन समग्र उद्देश्यों के लिए और समय की आवश्यकता के अनुसार किए गए थे, जिन्हें किए जाने की आवश्यकता थी। 2019 के संशोधन का उद्देश्य भारत को इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस संशोधन को आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे यह आशा है कि आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए संस्थान अपने कामकाज में सुधार लाने तथा अपनी कार्य प्रणाली में अनुशासन और मानकों की एकरूपता लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार ने 2019 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, आपको विजिट भी करना चाहिए वहाँ बच्चों को, की स्थापना की है। NDIAC भारतीय ADR तंत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देगा और हमारे प्रोफेशनल एक डेडिकेटेड करियर ऑप्शन के रूप में आर्बिट्रेशन अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुझे लगता है इसका हब सिंगापुर है आजकल, तो आर्बिट्रेशन का तो हम उम्मीद करना चाहिए कि हम भारत में इसका एक मुख्य केंद्र बनाएं, जिससे हमारी रेवेन्यू कम से कम बाहर न जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन दोनों ADR के रूप हैं, लेकिन अलग अलग तंत्र का पालन करते हैं। आर्बिट्रेशन मुकदमेबाजी की तुलना में कम औपचारिक है, लेकिन इसमें क्लेम और काउंटर क्लेम शामिल है। दूसरी ओर मीडिएशन अधिक अनौपचारिक है और पक्षकारों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है, जिससे भारत मामले का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि मीडिएशन के परिणाम स्वरूप हुआ समझौता स्वैच्छिक और सहमति के आधार पर होता है, अतः इससे पक्षकारों के आपसी संबंध बाधित नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मीडिएशन भारत में पिछले सदियों पुरानी अवधारणा है, जिस पर हमारा देश गर्व कर सकता है, और यह एक बार फिर से ADR के पसंदीदा रूप में उभरा है। मीडिएटर विवाद के समाधान में मदद करता है, जबकि कॉन्सिलिएटर की भूमिका मददकर्ता की तुलना में अधिक सक्रिय होती है। मीडिएशन पूरी तरह से एक अनौपचारिक प्रक्रिया है तथा किसी मामले को रेफर किए बिना भी उसके संबंध में मीडिएशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अतः मेरी राय में जब ADR की बात आती है तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन की तुलना में मीडिएशन का स्तर हमेशा ऊपर है। इसकी पृष्ठभूमि में मीडिएशन पर एक स्वतंत्र कानून की आवश्यकता महसूस होती है। जैसा मैंने बताया कि दिसंबर 2021 में मुझे राज्यसभा में इसको पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ और स्टैंडिंग कमेटी के पास है। स्टैंडिंग कमेटी ने क्या एडवाइस दी है, रात में उनके चेयरमैन से मिलके यहाँ पर आ रहा हूँ, वो मैं छात्र छात्राओं को ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या हम लोगों को एडवाइस की है और क्या अमेंडमेंट वो चाहते हैं।
विशेषतः संस्थागत सिविल एवं वाणिज्यिक विवाद के शीघ्र निपटान हेतु मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट लागू करने, सामुदायिक मीडिएशन को प्रोत्साहित करने, मीडिएटरों के पंजीकरण हेतु एक संस्थान प्रदान करने और ऑनलाइन मीडिएशन को लागत प्रभावी एवं सर्वग्राही बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया। मीडिएशन बिल कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के व्यवहार में परस्पर विनयशीलता को ध्यान में रखता है। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट समर्पित किया। मैं अभी आपको बताऊंगा। संसद द्वारा पारित होने के बाद मीडिएशन पर इस स्वतंत्र कानून से नागरिक, वाणिज्यिक, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा प्राप्त होंगे। अदालतों पर बोझ कम होंगे और विवाद से जुड़े पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में हम एक उम्मीद कायम कर सकते हैं। इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि मीडिएशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। विधेयक में सामुदायिक मीडिएशन की अवधारणा को शामिल करना इसकी एक और विशेषता है। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से उन्नत हुई है तथा वैश्विक महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी की क्षमता सभी ने देखी है। जबकि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन अवधि में कोर्ट रूम में आमने सामने की सुनवाई और पारंपरिक मोड में सामान्य अदालती कार्रवाई संभव नहीं थी। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत न्यायपालिका द्वारा ICT सक्षमता में किए गए सुधार के कारण न्यायालय वर्चुअल हियरिंग करने में सक्षम है। जब हम मीडिएशन, वैकल्पिक विवाद समाधान आदि के बारे में बात करते हैं तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो है टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन विवाद समाधान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जितना संभव हो ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे विभिन्न प्रक्रियात्मक और लॉजिस्टिक लागत कम होती है। हमारी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश उच्च गति के इंटरनेट से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी प्रगति का उपयोग करके आने वाले दिनों में ऑनलाइन विवाद समाधान हमारा तंत्र है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में आर्बिट्रेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान के लिए वैश्विक रुचि उत्पन्न हुई है। साथ ही देश में हमारी सरकार द्वारा इस संबंध में कई अनुकूल अवसर भी पैदा किए गए हैं। गुणवत्तामूलक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अभिन्न अंग है, जिसके प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। संभवतः आर्बिट्रेशन की सबसे सरल परिभाषा महात्मा गांधी द्वारा बताई गई है। बतौर वकील उन्होंने कहा है, बतौर वकील मेरे 20 साल के कैरियर का लंबा समय सैकड़ों निजी समझौते के मामलों का निपटान करने में गुजरा है, जहां मैंने कुछ नहीं खोया, ना पैसा और ना ही मेरी आत्मा। आप लोगों में से कई लोग आगे चलकर काबिल अधिवक्ता बनेंगे। मुझे लगता है लोअर जुडिशरी में तो आप जाने वाले नहीं हैं। जब इतनी अच्छी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ कंपनियां आपको उठा के ले जाएंगे, कुछ शायद सीधे सिंगापुर भी जा सकते हैं। और हाँ, आप आर्बिट्रेशन जो जिसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्कोप है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 39A के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेके और तालुक स्तर तक, नालसा तो सुना ही होगा ना आपने, नालसा, सालसा, डालसा, विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। अप्रैल 2017 में, ये अलग बात है कि मैं जब तक इस विभाग का वकील नहीं बना था तब तक अपने 6 कार्यकालों में मैंने नालसा को नहीं सुना था। जब मैंने नहीं सुना है तो फिर 80 करोड़ जो पिछले 3 साल से निःशुल्क 5 किलो गेहूं और चावल ले रहे हैं, उन्होंने नालसा सालसा नहीं सुना है। तो मैं चाहूँगा कि ये इसका थोड़ा प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं कोई गांव से नहीं जुड़ा हूँ, मैं बहुत गांव से जुड़ा हूँ। लेकिन मुझे ये न्याय बंधु, प्रो बोनो और टेली लॉ, ये शब्द मैंने नहीं सुने थे। मैं कन्फेस कर रहा हूँ इस बात को। विभाग में आया, ब्रीफिंग हुई, तब सुना पड़ा, तो बहुत उपलब्धि बता रहे थे। तो मैंने कहा जब मैं नहीं जानता हूँ तो कॉमन मैन भी नहीं जानता होगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ से पास आउट हों तो 2017 में न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। फरवरी 2019 में न्याय विभाग ने एक मोबाइल ऐप, इसको जरूर नोट करिए, न्याय बंधु ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस कार्यक्रम के तहत अधिवक्ता जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु तो स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराते हैं। इस कार्यक्रम में अब तक केवल 4,454 अधिवक्ता केवल पंजीकृत हैं।
अब ये बात तो अच्छी नहीं है। मैं कानपुर जिला बार की शपथ समारोह में गया, एशिया की सबसे बड़ी बार है, 40,000 वकील लोग रजिस्टर्ड हैं और ये पूरे देश में आप लोग 4,454 लोग केवल अभी तक पंजीकृत हैं। तो ये बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। 13 उच्च न्यायालयों में केवल 818 अधिवक्ताओं को नामित भी किया गया है। बार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो कम से कम जो नए अधिवक्ता हैं उनको कहें कि हमारा सामाजिक दायित्व है थोड़ा ये, क्योंकि ये जो मेरी अपनी बनाई हुई परिभाषा है कि समाज सेवा की पगडंडियाँ एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर नहीं आना चाहो तो ये राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल तक भी ले जाते हैं जहां पर पद्म पुरस्कार मिलते हैं। समाज सेवा तो करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में आप शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में भारत सरकार की इस पहल से प्रेरणा लेते हुए जरूरतमंद गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हो प्रो बोनो लीगल सर्विस के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ऐसे मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ मानवता की सेवा का पूर्ण कमाएं। अब मैं अपने मूल स्वभाव पर आता हूँ। चलिए थोड़ा और ये बता दूं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो रिकमेंडेशन दी है उनको, एक उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एज लिटिगेंट है वो उनको शामिल करना चाहिए। दूसरा, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन, उनका कहना है कि इसको हमें थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि ये विश्वव्यापी हो सके और हमारी पहचान इंटरनेशनल हो। तीसरा, उन्होंने कहा वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये महत्वपूर्ण उनकी है। हम लोगों ने इसको कंपलसरी किया था। स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि द कमेटी रिकमेंड्स दैट द कंपलसरी प्रोविजन ऑफ द प्री लिटिगेशन मीडिएशन शुड बी रिकंसिडर्ड, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर। वो धीरे धीरे फेजेस में लाना चाहते हैं, ये उनकी रिकमेंडेशन है। केस नॉट फिट फॉर मीडिएशन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द बिल विच prohibits mediation for certain type of disputes may be revised so that maximum disputes can be referred for mediation। ये उनकी सलाह है। टाइम पीरियड फॉर mediation, तो उनका कहना है कि the committee feels that the time limit provided for the completion of the mediation process in clause 21 of the bill is too long. Committee recommended that the time period should be reduced to 90 days and extended period of 60 days instead of 180 days। आप लोग सहमत हैं इससे कि 180 दिन मीडिएशन में भी ज़्यादा अवधि है? उनका कहना है कि इसको 90 दिन रखें या एक एक्सटेंशन दें तो 60 दिन का दें। तो ठीक है, ये मान लो मैट्रिमोनियल कोई मामला है तो 180 दिन जवानी के बेहतरीन दिन ये इसमें गुजर जाएंगे। तो ये तो है कि वो उसके बाद मेहर तो आ जाएगी, लेकिन वो नूर जो गया है मुझे लगता है 180 दिन वो नूर नहीं लौट सकता है। तो मेहर के साथ कोशिश करना चाहिए कि नूर भी बरकरार रहे। ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, चलिए इनको छोड़ते हैं। उनका ये भी कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल इन ईच स्टेट, ये बात उनकी है कि जो हर राज्य में इसकी कोई ना कोई इकाई होना चाहिए। और ऑनलाइन मीडिएशन पर उनका जोर है कि मीडिएशन के लिए भी बाटा के कई जोड़ी चप्पल नहीं घिसने चाहिए, उसको ऑनलाइन हो जाए तो और भी अच्छा है। चलिए, मैंने अपनी बात कही, अब आप लोग प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इस समुद्र मंथन में से कुछ ना कुछ अमृत जरूर निकलेगा जो मुझे लगता है कि गरीबों के भी काम आएगा और देश के काम आएगा। मैं आपके गार्जियन का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन थी और आपने देश के एक अच्छे शिक्षण संस्थान में उन्होंने आपका एडमिशन कराया है और फीस भी समय पर दे रहे होंगे। तो आप भाग्यशाली लोग हैं, वरना
बच्चों की पढ़ाई रुकवा भी दी जाती है, खासतौर से लड़कियों में। अगर 70 साल में ये ना होता तो इस सभागार में बहुत सी डीन्स भी फीमेल होती, अगर हमारी दादी नानियों को पढ़ाई से रोका ना गया होता। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पठाती, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथा। जैसे हंस की सभा में बगुला को कोई स्थान नहीं मिलता है, मुझे लगता है पढ़े लिखे समाज में अशिक्षित लोगों का वही स्थान है। आगे बढ़ने का तरीका मुझे लगता है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने क्वालिटी एजुकेशन पर यहां बात की है, जबकि बाबा साहब ने शिक्षित बनो की बात कही थी। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि उस समय 8-10 साल के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, और जाते थे तो अध्यापक की पिटाई के बाद दोबारा नहीं जाते थे, और टीचर भी कहते थे तुम्हें तो कुछ भी नहीं पीट रहा हूं, अपने बड़े भाई से पूछना। और बड़े भाई से सबसे वरिष्ठ गुरुजी कहते थे कि अपने पिताजी से पूछना। पिताजी को कितना पीटते होंगे मुझे समझ में नहीं आया। मेरी माँ भी जब मेरा एडमिशन कराने गई तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे के आई मुझे। वो ताली बजने वाला वाक्य तो अब बोल रहा हूँ। उन्होंने हमारे मार साहब को मेरा हाथ सौंपते हुए कहा, मार साहब हड्डी हड्डी तुम्हारी और मांस मांस हमारा। मुझे उस समय ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया, क्योंकि माँ थी तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग मत करना, बाकी माने फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस तुम्हारा। पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, और डंडा भी वही तोड़ के लाता था जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा होता था। हमारी पीढ़ी के लोग तो डाइस पे 1-2 लोग बैठे हैं, बाकी तो सब यंग बैठे हैं। तो गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ये मैं आपको भाषण क्यों दे रहा हूं? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। निश्चित तौर से आपके परिवार में कुछ चाचा के, मामा के, मौसी के, बुआ के बच्चे होंगे, शायद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी कुछ की, सभी लोग पैसे वाले नहीं होते। मेरी बात को आप कह सकें, इसलिए मैं आज अपना भाषण एजुकेशन पे देना चाहता हूं। एक गलती हुई, तारीख की नजरों ने ये लम्हा भी देखा है कि लम्हों ने लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो खता क्या थी? गहलोत साहब होते तो मुझे ज्यादा मजा आता। वो खता यह थी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जब आज नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 राशन कर चुके हैं, कितना कठिन काम था, 1 नेशन 1 ग्रिड कर चुके हैं, 1 नेशन 1 टैक्सेशन GST कर चुके हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी हम मंथन कर रहे हैं। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन अगर केवल कांग्रेसी कर जाते तो आज देश दूसरे रूप में होता। मैंने पहला भाषण चौधरी चरण सिंह का सुना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांव देश, खेत खलिहानों का देश है। 90%, शायद 67 में मैंने उनको सुना, 3-4 साल का था। आज रेशियो यह बढ़ रहा है शहर का, लेकिन जब तक धरती रहेगी ये गांव देहात किसान का ही देश होगा। उस समय ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि शुरू के सभी नेता कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ के आते थे। मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। देश के शुरू के जो 4-5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सभी लॉ ग्रेजुएट थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और जवाहरलाल नेहरू की तो एक पीढ़ी आगे थी, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, प्रताप सीतारमैया। देश की आजाद कराने में आपके हमारे साझा पूर्वज हैं।
आपके इसलिए कह रहा हूं कि आप लॉ वाले बच्चे हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। प्रिविलेज सिटीजन हैं आप लोग। किसी भी देश के प्रोटोकॉल को देखो तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, नेता अभी तक शामिल ही नहीं हुआ उसमें। एज ए प्रोफेसर मेरे को इंटेलेक्चुअल मान लिया, एज ए लॉ ग्रेजुएट इंटेलेक्चुअल मान लिया, लेकिन एज ए एमपी नहीं मानने को आप लोग तैयार हो। प्रिविलेज सिटीजन है आप। आजादी में बड़ा योगदान है। वो काल था जब बारहटला लोग करके आते थे। हम साउथ अफ्रीका में जाके प्रैक्टिस करते थे, और साउथ अफ्रीका में नहीं गए होते तो देश भी आजाद नहीं होता। अगर गांधी जी वाली वो रेल वाली घटना ना होती। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जो ये कहते थे, उस राष्ट्र के भी हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिन्होंने क्रिकेट सिखाई थी उनको भी उन्हीं के मक्का मदीना ओवल में हरा चुके हैं हम लोग। ये अलग बात है। अगर कॉमन एजुकेशन हो जाती, यही एक समाधान था देश के लिए। भाषण लंबा हो जाएगा, जहां छूट जाएगा, ये छूटेगा तो राष्ट्रपति जी के फेयरवेल में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अगर कॉमन एजुकेशन हो जाती, राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर का और होमगार्ड का, नगर सेठ का और भिखारी का, और मंत्री का और संतरी का अगर एक छत के नीचे एक ही सिलेबस पढ़ रहे होते तो गांव देहात में भी बहुत आईएएस आईपीएस हो चुके होते। ये गलती हुई है और ये बड़ी गलती हुई है। दूसरी एक बड़ी गलती करी, राजस्थान भी उसका भुक्तभोगी है। हम देहाती बच्चों को कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ाई गई जब हमारी उम्र 11 साल हो गई थी, और वहीं पर शहरों में बच्चे 4 साल के अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो 6 साल हमसे एडवांस हो गए। मेजॉरिटी गांव है, इसलिए देश पीछे हुआ। थोड़ा माइंड सेट यहां करके और जाना कि जैसा आप जयपुर देखते हो ऐसा देश नहीं है। जैसा आप लुटियन जोन दिल्ली देखते हैं, देश नहीं है। अकबर रोड, औरंगजेब रोड और शाहजहां रोड और हुमायूं रोड वाला, अशोका रोड वाला देश नहीं है। जिस देश में 80 करोड़, कितनी बड़ी संख्या है, 80 करोड़ लोग पिछले 3 साल से 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त लेने के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होते हैं, तो आप माइंड सेट क्यों नहीं करते हैं ये देश गरीबों का है। जितने में एक वॉश बेसिन एरा का आता है, उतने में हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं और लोग खुश होकर ले रहे हैं, और बनने के ऊपर वोट भी दे रहे हैं, नहीं तो बहुत खुश हो रहे हैं। 1,20,000 केवल। जितने मोबाइल, जितने रुपए का आपके हाथ में, इतने में 4 शौचालय बनेंगे, क्योंकि उसकी कीमत 12,000 है। माइंड सेट करिएगा कि ये देश क्या है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। आप ऊपर के 4 वर्गों में से आते हो, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और इंजीनियर। वीसी साहब मुझे लगता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हाँ, अभियंता भी। और वो अब इतने ज्यादा बन गए हैं कि जिस बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो, तो बीटेक कर रहा हूं। आपके यहां बहुत सुधार हुआ है। या तो शुरू में गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और बाबा साहब लॉ करके आए, बीच का कालखंड बड़ा खराब हुआ, कुछ अपवादों को छोड़ के। जो कुछ नहीं बनता था वो वकील बनता था। क्या कर रहे हो? बीए, लेखपाली का कंपटीशन निकाल नहीं पा रहे हैं, अब एमए, अब हॉस्टल को घेरना है तो लॉ, मैस पे कब्जा हो जाएगा और हॉस्टल का रूम मिल जाएगा, वरना शहर में बहुत महंगा है। यही हुआ या नहीं हुआ? बीएससी, एमएससी, लॉ, कोई कॉम्बिनेशन है। बीकॉम, एमकॉम, इसके बाद लॉ। जब हम मेरिटोरियस बच्चों को, संयोग से मैं 25 साल पहले एमपी हो गया था, जब पूछते थे क्या बनना चाहते हो, मैं कान में धीरे से पूछता हूँ, आई विल बी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस।
IIT, मेडिकल, एक बच्चा नहीं कहता था कि मैं वकील बनूंगा। तो ये बीच में जो बने वो वक्त की मार वाले बने। संयोग से हम दोनों मंत्री भी प्रैक्टिस नहीं किए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं। मैं तो पुलिस में था, जरा हेकड़ी से करता था तो लगता था कहीं घर ना चले जाएं। तो घर ना चले जाएं तो करेंगे क्या, तो वकालत करेंगे। और क्रिमिनल के अच्छे वकील होंगे क्योंकि 1,500 इन्वेस्टिगेशन मर्डर से लेके 716 कर चुके थे। किरण साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, तो चलो हॉस्टल मिल जाएगा, लॉ में एडमिशन ले लो। बायोडेटा में हमारे लॉ निकली तो हम यहाँ आ गए। अब मुझे बहुत खुशी है, आज चौथा या पांचवा बच्चा कहता है कि मैं वकील बनूंगा। और वो जैसे यूपीएससी का महत्व है, जैसे IIT का महत्व है, जैसे नीट का महत्व है, ऐसे ही आपका क्लैट का है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। और भविष्य तो आपका इतना अच्छा है कि मुंह खोलोगे तो 15-20 लाख मांग लोगे। पैसे पर कितने खुश हुए। जब मैं प्रो बोनो की बात कर रहा था, टेली लॉ की बात कर रहा था, न्याय बंधु की बात कर रहा था, तो सांप सूंघ गया था। क्यों बार बार मैं उधर ले जाता हूं गरीबों की तरफ कि कुछ जिम्मेदारी महसूस करो। 12,000 मैं तलाश रहा हूं कि किसी का LV का पर्स दिख जाए। होगा, इसी सभागार में किसी पे LV का पर्स होगा। जितने में एक पर्स, इतने में प्रधानमंत्री आवास का घर। इसलिए आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनेगी। तो मैं शिक्षा पे फिर लौटता हूं। ये अभागा देश है जिसमें 4-5 प्रकार की शिक्षा का स्तर हो गया। काश कॉमन एजुकेशन होती। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हुआ है, तब से वसुंधैव कुटुंबक हो गया है। आप अपने मोबाइल पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन ले सकते हैं ना, फीस भी जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ये पहला स्टैंडर्ड है या नहीं है? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज। पिछले सत्र में हमारे शिक्षा मंत्री ने सदन को सूचित करते हुए हर्ष व्यक्त किया कि हमारी एक IIT विश्व की रैंकिंग में शायद 48वें नंबर पे आ गई। पूरा सदन खुश हुआ, मैं ताली नहीं बजा रहा था। मेरे पड़ोसी MP ने कहा आपको खुशी नहीं हुई? मैंने कहा दुख हो रहा है। नालंदा का देश, तक्षशिला का देश, विक्रमशिला का देश, चचा चाणक्य जहां आचार्य होते हैं, मुझे तो प्रोफेसर कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर चाणक्य भी आचार्य थे और मैं भी आचार्य हूं, तो मुझे लगता है नालंदा का चपरासी होना बेहतर था। विष्णुगुप्त जी पढ़ा रहे थे। वो देश 48वें नंबर आने पे खुश हो रहा है। लेकिन मैं फिर बीच में इधर आता हूं कि ये हमारे पुनर्जागरण का काल है। बीच में हम सो गए थे, हम पक्का विश्वगुरु बनेंगे। हम थे, हम नहीं हैं, हम पक्का बनेंगे। क्लैट शुरू हो जाती ना, तब ये थोड़ा होना चाहिए था कि जो आए लॉ में एडमिशन पाए। यही हुआ या नहीं हुआ? अब आप ये बताओ कि बार काउंसिल का क्या नियम है रजिस्ट्रेशन का? बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का नियम है कि लॉ ग्रेजुएट 45% होना चाहिए, तब एडमिशन होगा। सॉरी, ग्रेजुएट 45% होगा तो एडमिशन होगा। 44.9 क्या होता है? 3rd डिवीजन। ये आधार होना चाहिए था इतने इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या कि 45% होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। ये नहीं होना चाहिए था। ये क्लैट शुरू में ही लागू हो जानी चाहिए। तो ये अदालतों में बहसकार नहीं होते लंबे लंबे बात पे। वकील साहब को एक टेम्पू चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी है, उसमें बंद कर दिया तो पता चला बाद में हड़ताल कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीरियस रजिस्ट्रेशन वाले आते, अगर एक अच्छे कंपटीशन से आते, तो ये हमने एक जो 4 इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें एक इंटेलेक्चुअलिटी में हमने ये गलत नियम बनाया। 90 चल रहा है आजकल, तो 90 से लेके 99 चल रहा है, वहां 45%। ये भी रिकमेंड करिएगा ना कि जब तक इतनी परसेंटेज कम से कम फर्स्ट क्लास ना हो, रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है?
देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया। चलो नालंदा पे लौटते हैं। बख्तियार खिलजी जब नालंदा को जला रहा था, संयोग है बच्चों कि उसी साल गोरे फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। चांस की बात है, सेम कालखंड की बात है। और बख्तियार खिलजी जब जला रहा था तो 3 मंजिला लाइब्रेरी 2 साल तक जलती रही थी। पेन ड्राइव नहीं होती थी, सब जल गया है, सब कुछ लगभग जल गया है। इसलिए ये बीच के कालखंड में और दिक्कत हो गई है, सब जल गया है। कुछ याद था आचार्यों को, वो अपने शिष्यों को बताते थे। जो विश्वगुरु थे ना, जेलवेयर ने टेलीविजन कब बनाया देख लेना गूगल में, बाद में 1900 कुछ में बनाया होगा। हम पे तो द्वापर में था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, हस्तिनापुर में संजय बता रहे थे महाराज अब गांडीव पे तीर रखा, अब ये हो गया वो हो गया, तो था ना हम पे टेलीविजन। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज भी कुछ 1900 कुछ में बनाया होगा। हमारे तो भारद्वाज ऋषि ने पुष्पक बनाया था, वो तो किडनैप करके ले गया था रावण, हाईजैक बोलना चाहिए। हम पे जहाज था, वातानुकूलित था। मानस में मैंने पढ़ा है कि इच्छा अनुसार उसकी स्पीड थी। तो हम थे ना विश्वगुरु। अभी हम पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पा रहे हैं, कर्ण के पास थी, वही तो कुंती मांग के ले गई थी। चौथा, मार्कोनी ने वायरलेस बहुत बाद में बनाया है, हम पे एफएम था द्वापर में। मेरी लोकसभा से ही जब कर्ण अपनी बहन को लेके गुजर रहे थे तो आगरा के आसपास ही तो हुई थी आकाशवाणी मथुरा जाते हुए, बटेश्वर से जब जा रहे थे। तू जिसको लेके जा रहा है उसका पुत्र तेरा वध करेगा। यही सब किस्से सुन के इन्होंने आविष्कार किए हैं। तो हमारे पास आकाशवाणी भी 5200-5400 साल पहले था। और जो गणेश जी हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू इब्ने सफी, बीए, जेम्स हेडली, चेज या आर्थर कॉनन डायल के पात्र नहीं हैं। ये हमारे भगवान हैं, थे, हैं, रहेंगे। सर्जरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। गोरे लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, बड़े ऐंठते हैं। हम तो सर्जरी ये वाली कर चुके हैं। और हमारे यहाँ तो कौमा वाले लक्ष्मण जी जड़ी बूटी से ठीक हुए थे, सुसेन वैद्य से। कोई न्यूरो सर्जरी थोड़ी हुई थी। तो हमारे पास तो जड़ी बूटी से हिमालय पे पाई जाती थी तब भी, और आज भी पाई जाती है। तो विश्वगुरु थे ना। बीच में हमारा एक नुकसान हुआ। मेरा माफ करना, मैं उदाहरण देने के लिए ये भाषण दे रहा हूं, मैं वो वाली राजनीति नहीं करता हूं। अचानक 7वीं शताब्दी में एक धर्म बना। 1191 में तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, माफ कर दिया। जो हमारी टॉलरेंस की पावर है, जबकि हमको इंटॉलरेंस कह रहे हैं लोग आजकल। 1192 में दोबारा आया, तराई के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। गुलाम के गुलाम ने हमको गुलाम बनाया, और हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, यहाँ तक विज्ञान और यहाँ तक कि कानून, हमारी संहिताओं पर फर्क पड़ा। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत है, ये शरीयत से चली। तो जो हमारा पंचायती सिस्टम था वो समाप्त हो गया। मीडिएशन क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? हमारी पंचायतें फेल हो गई, क्योंकि शरीयत से, इस्लाम से 600-700 साल ये देश चला। एक गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम बनाया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमको गुलाम रखा, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी लड़की रजिया ने हमसे पर्दा करा लिया, अपनी लड़की को दिल्ली की सल्तनत पे बैठा दिया। हमसे सती प्रथा करवा ली, हमसे बाल विवाह करवा लिया। फिर रजिया के 2-3 नालायक भाइयों ने राज किया। फिर अंतिम भाई को बलवन ने फेंक दिया, बलवन के बाद बलवन को मार दिया खिलजी पहले ने। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। फिर आखिरी खिलजी को पहले तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, बेलोन लोदी, इब्राहिम लोदी। फिर आखिरी लोदी को बाबर ने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, क्या फर्क नहीं पड़ा हमारे कानून पर, हमारी सभ्यता पे, संस्कृति पे, धर्म पर, अध्यात्म पे, गीता पे, पुराण पे, महाभारत पे, ऋचाओं पर, परंपराओं पर, पहनावे पे, खान पीन पर, भाषा पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? तो ये इतने कालखंड से हम गुजरे हैं।
आपको तो बाद वाली गुलामी याद रहती है। फिर एक और गुलामी शुरू हुई, चलो वो एडजस्ट हो गए थे हम लोग। उसका प्रभाव यहां तक रहा, जब मैं पुलिस में था तो जब हम मुलजिम को बंद करते थे तो क्या लिखते थे, नौलखा जी हैं मेरे बैचमेट हैं डीएसपी, जिस्म जर्बात ताजा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है, रोज नाम सा आम रोज नाम सा खास है। ये शब्द हम लोग लिखते थे ना। दौरान गिरफ्तारी चोटें आई हैं, दरबारे आम दरबारे खास, जामा तलाशी खाना तलाशी, गूगल प्रयोग करना पड़ेगा। सीआरपीसी का बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं बोल रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस में काम आएगा। अगर पुलिस ने अपनी जामा तलाशी नहीं ली है और रिवॉल्वर बरामद कर दी है तो केस छूट जाएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी कि हमने आपस में जामा तलाशी थी, मैंने जामा को पजामा से याद किया, ये कपड़े वाले। और खाना तलाशी का मतलब है घर की तलाशी, जामा माने बॉडी की, यही तो था। क्या ये इफेक्ट नहीं है जो मैं कालखंड की बात कर रहा हूं? जब मैं पुलिस में आया तो केस डायरी में हम ये लिखते थे। अचानक जहांगीर दरबार में बैठा हुआ था, एक नई गुलामी ने हमें दस्तक दी। शहजादी रोते हुए आती है, बादशाह ने कहा कि क्या हुआ, कहाँ जल गया है? एक अंग्रेज झोला लिए बैठा हुआ था, उसने अपने झोले से एक मलहम निकाला, शहजादी को लगाया, शहजादी को ठंडक हुई, बादशाह खुश हुआ। मांगो, बहुत जल्दी मांग कह देते हैं, मांगो। कहा कुछ नहीं शहंशाह आलम आलम जहांगीर, बस एक 10 बाई 20 का टेंट हमें लगाना है कालीकट में व्यापार के लिए, जाओ लगा लो। वो 10 बाई 20, 20 बाई 40, 40 बाई 80, 80 बाई 160 होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में छा गया। ये एक नई गुलामी आई। क्या इसने भी हमारे लीगल सिस्टम को प्रभावित किया है या नहीं किया? लॉर्ड मैकाले आ गए, लॉर्ड मैकाले को भगा दिया लेकिन अंग्रेजी को अपना लिया। मैं लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा का हिमायती हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी सीएम और सीजे की उसमें कहा है कि कम से कम क्षेत्रीय भाषाओं में आप लोग वकालत करो, जजमेंट भी आने चाहिए। कृपा करके घर में तो अंग्रेजी मत बोलो। सिलेबस में तो ठीक अब नहीं चल पाएगा, WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC को लाल रक्त कणिकाएं, किडनी को वृक्क, नहीं होगा। गलती कर दी ना, 47 में गलती कर दी, अंग्रेज भगाए थे, अंग्रेजी हटा देते। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ। क्या फ्रांस में अंग्रेजी बोली जाती है? क्या वो विकसित राष्ट्र नहीं है? क्या जर्मनी, क्या रूस, क्या जापान, क्या चाइना एक शब्द थैंक यू बोलते हैं क्या वो लोग? तो उनके यहाँ भी तो ऐसी लाल रक्त कणिकाएं टाइप की कुछ बोलते होंगे। हम किडनी को वृक्क कहेंगे तो मजाक उड़ेगी, रक्त को ब्लड को रुधिर कहेंगे तो मजाक उड़ेगी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को रक्त प्रसंचरण तंत्र कहेंगे तो इससे अच्छा कह देंगे अंग्रेजी बोल भाई। लेकिन ये हमारे शब्द बहुत प्यारे थे अगर ये ना घुसती अंग्रेजी। अब आप लोग कुत्तों के साथ अंग्रेजी बोल रहे हो, लूसी गो, लूसी सिट। और हमारी दादी नानियां तो मर आ गई हैं बिना पढ़ी। अब नई जो एलीट दादी नानियां हुई हैं अपने न्यू बॉर्न ग्रैंडसन के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं। मत घुसने दो। मिकी माउस को बच्चे जानते हैं, क्या है वो, टॉम एंड जेरी को जानते हैं, हैरी पॉटर को जानते हैं, लव कुश के लिए गूगल करते हो, है या नहीं? ये हंसने की बात नहीं है। किसी देश को नष्ट करना है तो उसके साहित्य और संस्कृति और धर्म को नष्ट कर दो, देश नष्ट हो जाएगा। यही इस 1192 से लेकर और 1945 तक यही हुआ। तो पहली गलती क्या कही थी? कॉमन एजुकेशन नहीं हुई। दूसरी गलती हुई कि अंग्रेजी 11 साल में पढ़ाई। और तीसरी गलती क्या की है? हम देहातियों के साथ। मैं देहात में कभी SC BC OBC की बात नहीं करता हूँ। समस्त गांव में रहने वाले लोग पिछड़े हैं और महिलाएं हर जात की पिछड़ी हैं, क्योंकि वो 2म दर्जे का खाना खाती हैं घर में, 2म दर्जे की चिकित्सा, 2म दर्जे की शिक्षा। अब ये मत कहना जब मैं लुटियन जोन में भाषण देता हूँ तो एक आध कहती है अरे किस जमाने की बात कर रहे हो? इसी जमाने में गाँव की बात कर रहा हूँ। लड़के को बड़ा वाला गिलास दूध का, लड़की को छोटा वाला, लड़के में मलाई आ रही है तो आने दो, लड़की में आ रही है तो रोक दो, लड़के का एडमिशन पीटर्स में, लड़की का चुंगी के स्कूल में।
लड़के की, नालायक लड़के की मार्कशीट लेके हम मंत्रियों के पास आते हैं कि इसको चपवा दो, कभी ये नहीं कह के आते हैं कि लड़की का एडमिशन करा दो। लड़के का एडमिशन टीचर्स में, तो मैं कहता हूँ कि लड़के का एडमिशन कराते तो मैं कहता हूँ लड़की का करा देते हैं, तो कहते हैं नहीं साहब 2 फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी बदलो, लड़की को करा दो टीचर्स में, लड़के को करा दो चुंगी में। नहीं साहब, दांत निकालने लगते हैं। और आप भी महिलाएं की दुश्मन है। जब लड़की बहू आती है तो हम में से कोई देखता है ताना बाना साड़ी का क्या लेके आई है? जेठ देखता है कभी? ससुर देखता है? क्या हम जीवनों को फिजिकल बैलेंस बना के कभी तौलते हैं? क्या बर्तनों को उठा के देखते हैं कि आंधी आ जाएगी तोड़ जाएंगे, तेरे बाप ने क्या दिया ये? हम कहते हैं कभी ये? क्या लाई है घर से, ये कौन कहता है? तो दूध का गिलास कौन देता है? एक 7 साल की लड़की है और 10 साल का लड़का है, भाई बहन स्कूल जा रहे हैं गर्मी में, और जब लौट के आते हैं किसी माँ ने कहा है कि जा बहन के लिए पानी लेके आ? सभी कहती हैं जा भाई के लिए पानी लेके आ, वो बहुत बड़ा हल चला के आया। कन्या भ्रूण हत्या 2022 इस युग में होनी चाहिए क्या? 9 दिन व्रत रखेंगे, 10वें दिन अल्ट्रासाउंड कराएंगे। देवी के अंश को जो मारेगा, तो माफ करना, शंकर जी एक लोटे जल में खुश हो सकते हैं, देवी खुश नहीं हो सकती। और आपसे भी कहना चाहूंगा, शनिवार है शायद ना, वकील साहब हो, एक टैंकर तेल चढ़ा देना शनि भगवान पे, तो उतना खुश नहीं होंगे। अगर किसी को अदम पैरवी में, जो पैरवी नहीं कर पा रहा है, अगर जेल से निकलवा दोगे अपना वकालतनामा लगा के, तो शनि भगवान ज्यादा खुश होंगे, वो न्याय के देवता। तो आप कैसे तय कर सकते हैं? और आप भी दोषी हैं। एक 3 साल का बच्चा बचल जाए, आप मोटरसाइकिल पे बैठा सकते हो? तो जब आपकी सास, ससुर या पति जब ये अल्ट्रासाउंड के लिए कह रहे हैं, 100 नंबर को फोन किया क्या? असीम अरुण जो अभी मंत्री हैं, वो 100 नंबर के इंचार्ज थे। मैंने कहा असीम, मैं बहुत सामाजिक कार्य करता हूँ, जरा ये बताओ कि जो दिन भर आपको 100 नंबर पे फोन आते हैं, कौन होते हैं? लड़ाई झगड़े, मारपीट, गोबर बंदारे। कभी किसी लड़की ने कहा कि मेरा भ्रूण हत्या कराने के लिए ले जा रहे हैं, कृपया जल्दी आओ? आज तक नहीं मिला। इसका मतलब सहमति है। मचल जाओ तो कोई करा सकता है क्या? सहमति है ना कहीं। जैसी लड़की पैदा होती है, 2 लोगों का मुंह लटकता है, एक उसकी दादी का और एक उसकी नानी का। सबसे पहले मुंह लटकता है। तो आप किसी के गर्भ में कैसे तय कर सकते हैं कि लड़की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी और ये राष्ट्रपति नहीं बनेगी? और अब तो प्रेरणा लेनी चाहिए कल की घटना से कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने। उनकी मां ने भी अगर ये काम कर दिया होता। हमारे आदिवासी भाई बहन ठीक हैं, गरीब लोग, वो देवी समझ के जन्म को स्वीकार करते हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज्यादा प्रॉब्लम है, जो जहां ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। बहुत पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी मैं एक बात पूछूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लड़कों का नाम बताओ, पहले राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के लड़कों का नाम बताओ। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब के लड़कों का नाम बताओ। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब के लड़कों का नाम बताओ। नहीं बता पा रहे हो ना? 5वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी साहब के बच्चों का नाम बताओ। 6वें फिर ज्ञानी जेल सिंह के लड़कों का नाम नहीं बता पा रहे ना? आपकी गलती नहीं है, उन्होंने काम ही नहीं किया था कि आप याद रखो। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस देश में जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उनकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम बताओ। उसकी अम्मा ने भी अगर करा दिया होता, कमला नेहरू ने, तो देश वंचित होता ना। देश और विदेश एक बड़े नेता था, हमारा उनसे मतभेद है, लेकिन वो नेता थी। मैं तो 6 बार MP MLA राज्यसभा पा गया है। पप्पू तो गांव के प्रधान नहीं होते अगर दादी ये नहीं होती तो। बोले होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या होनी चाहिए क्या? अब तो द्रौपदी मुर्मू जी का तो बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं PT उषा का दूं, मैं किरण बेदी का दूं, मैं ममता का दूं, मैं जयललिता का दूं, मैं मायावती का दूं, उसकी जगह अब तो द्रौपदी मुर्मू का दूंगा, क्योंकि वो अंतिम आदिवासी उड़ीसा के अंतिम घर से। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा इन पढ़े लिखों में कि ये अंत्योदय की धारणा पर बनी हुई पार्टी है। ये उन्होंने
राजनीतिक अंत्योदय कर दिया। अंत्योदय का मतलब नहीं है केवल मकान, दुकान, खाना पीना दे दो। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि न्यायिक अंत्योदय आप भी अपने जीवन में करना। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो गैर पैरवी में, अदम पैरवी में जेल में है, तो उसको, और मैं मानता हूं कि हैं, अब कई विभाग हैं, उसमें जेल विभाग है, होम है, लॉ है, पता नहीं, लेकिन लोग हैं जेल में। किन्हीं कारणों से मैंने गुनाह 2-4 बार किया है राजनीतिक, कि मैं अखिलेश यादव से लोकसभा लड़ गया, फिर उनकी पत्नी से लड़ गया, फिर उनके भाई से लड़ गया, और अभी भी उनसे फिर लड़ गया दोबारा करहैल में। सुना ये करहैल का चुनाव तो सुना। उनकी सरकार में एक बार लड़ गया। तो जैसे रामचरितमानस का हीरो राम है, नायक राम है, ऐसे सीआरपीसी का हीरो एसएचओ होता है। आप जो क्रिमिनल पे जो वकालत करोगे उसी की लिखी हुई केस डायरी पे करोगे। तो मेरे पे उन्होंने 15-16 मुकदमे लिख दिए। आगरा कॉलेज, आगरा जो 1823 का है, जिसमें 18,000 बच्चे मेरे कॉलेज में, जहां का मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, मेरे को क्रिमिनल बना दिया। साल भर में 5 साल साफ सुथरा रहता हूं, चुनाव की अधिसूचना जारी होते हुए क्रिमिनल हो जाता हूं जब उनकी सरकार होती है। तो मुझे जेल भेज दिया। मालूम काय में भेजा? 395-97 क्या होती है यार, पढ़ाई में कमी है फिर कुछ। डकैती, अरे भैया 323 साधारण चोटें, 324 कॉज बाई साल, 325 फ्रैक्चर, 326 अंगभंग, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी में बी द कॉज ऑफ डेथ, 392 लूट, 395-97 डकैती, 396 डकैती विथ मर्डर। कितना पैकेज दोगे तुम? मैं आ जाऊं। डकैती, उसका पनिशमेंट देखो क्या है, आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, और 2 साल की सजा वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे को तो आजीवन कराने की जुगाड़ में थी सरकार, मुझे जेल जाना पड़ा। राजा तो राजा होता है, चाहे जेल में रहे या बाहर रहे। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रजा आ गई अगले दिन मिलने, वहां की प्रजा आ गई। 2-3 कैदी, एक कैदी को लेके आते हैं, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे इलाके से 4 बार MP रहे, सब इनके दुख दर्द सुनो। तो मैंने कहा बताओ, तो वो बोल नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई ये गूंगा है। बोले नहीं, इसको हिंदी नहीं आती है। तो मैंने कहा कि तुम लोग बताओ जितनी सिखा पाए हो। कहा साहब ये गंजाम जिले में एक गांव का रहने वाला है, अजय साहू नाम है, मैं हर बार वही बोलूंगा। उसको सुनाई पड़ा कि फिरोजाबाद में फैक्ट्री होती है, चूड़ियों का काम 24 घंटे चलता है, कोई भी आदमी स्किल अनस्किल चला जाए तो उसको जॉब मिल जाता है। ये बात सच है। जो चूड़ियां आपके हाथ में है ये मशीन से नहीं बनी है, ये 120 हाथों से गुजरती हैं तब आपके हाथ में आती हैं। वो आके कोई ट्रेन थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वहां से पता नहीं टूंडला उतरा, कहाँ उतरा, एक बारिश हो रही थी, एक शोरूम के शटर के नीचे सो गया। उत्तर प्रदेश की महान पुलिस उस समय की, हमारे समय की, अखिलेश जी के समय की आई है। 2 दिन पहले कहीं चोरी हो गई थी तो उसको पकड़ लिया। एक क्राइम ड्राइव शब्द है पुलिस में। भाई क्राइम जब भी होगा, क्राइम ड्राइव क्यों हो रहा है? ये ड्राइव 365 दिन होना चाहिए, ये 1 हफ्ते के लिए क्यों होता है? जैसे हिंदी पखवाड़ा आप लोग 1 हफ्ते का करते हो, 300 आप अंग्रेजी पखवाड़ा किया करो 7 दिन का। जिस देश में तो हिंदी चलनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए 7 दिन होने चाहिए, तो हिंदी के लिए 7 दिन का पखवाड़ा। ऐसे ही वो क्राइम ड्राइव हो गया। उसको उठाया, रामचरितमानस के हीरो राम और सीआरपीसी का एसएचओ। जरिए मुखबिर सूचना मिली है कि कल जो चोरी हुई थी उसका मुलजिम भागने की जुगाड़ में, और ये देखकर हम जब गश्त में मामूर थे तो वो सोता हुआ वहां मिला, पहचान लिया तो उसको पकड़ के बंद कर दिया। क्या धारा लगेगी? चोरी, और 40 किलो केवल लोहा उस पर बरामद किया। 379-411। ये मुझे लगता है ये सब वो फाइनेंस वाले वकील बनेंगे, ये क्रिमिनल वाले तो 379-411 चोरी और बरामद की। तो मैंने कहा तब से जेल में, तो कहे 13 महीने से। कुछ आपको संवेदनशीलता जाग रही है, नहीं जाग रही है? नहीं जाग रही है तो फिर टिकट के पैसे वापस करो। 13 महीने से 379-411 जैसी में वो 13 में, इस दौरान डकैती के बेल आउट हो गए, मर्डर के हो गए होंगे, रेप के हो गए होंगे, वो नहीं हुआ। क्यों?
कोई पैरवी करने वाला नहीं था। अब भी आपको कुछ थोड़ा फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? 13 महीने मैंने कहा कि दुआ कर कि मेरी बेल हो, पहले मैं बाहर निकलूंगा तो तेरा इंतजाम करूंगा। कोई संपर्क है? तो उसने अपने पजामे के नाड़े वाले इलाके में से एक पॉलीथिन में सिगरेट की पन्नी पर लिखा हुआ एक मोबाइल नंबर मेरे को दिया। मैंने कहा मैं बाहर जाके करूंगा, जबकि सुनते हैं जेल में अंदर से ही फोन हो जाते हैं। कौन लोग दोषी हैं? नंबर 1 दोषी वो जेलर है जो 13 महीने से देख रहा था कि इस आदमी का क्या धारा है और ये क्यों है यहाँ। अगर एक और कैदी भी हैं जो मुझसे मिलवा रहे हैं, अगर एक पोस्ट कार्ड लिख देते उसके पते पर तो उसके घर के लोग आ जाते। उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसको ना तो ये पता चल रहा है कि मर गया और ना ये पता चल रहा है कि जिंदा है। गरीब लोग यूपी सुन करके कुछ शहरों की सड़कों पर घूमते रहे, 13 महीने तक नहीं मिला वो। उन जज साहब को नहीं सोचना चाहिए था कि हर बार इसको जुडिशरी रिमांड दे रहे हैं 14 दिन पर? तो सोचना चाहिए था, हु आर यू, कौन हो, कहाँ हो, क्या है तुम्हारा, क्यों नहीं बेल एप्लीकेशन पड़ती है? कहाँ गया प्रो बोनो, कहाँ गया वो न्याय बंधु, और कहाँ गए वो टेली लॉ वाले लोग? नालसा सालसा डालसा कहाँ गई? पुरानी है ये नालसा। मैं बाहर निकलता हूँ, पहला फोन करता हूँ तो वो उड़िया में समझ नहीं पाई, तो मैंने कहा कि अजय साहू जिंदा, फिरोजाबाद जेल। अब जेल समझ में आ जाएगा और जिंदा शब्द। मैंने कहा हिंदी कोई जानता हो तो बात कराना। 1 घंटे बाद वहां के पुजारी ने बात की। मैंने कहा ये बच्चा जो है ये फिरोजाबाद की जेल में 379-411 में, आप आके जमानत करो। ये मेरा फोन नंबर है, मेरे से संपर्क करना, मैं आगरा में रहता हूँ। 10 दिन बाद उसके भाई, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसका एक जीजा और एक हिंदी बोलने वाला। मेरे को इतनी गुस्सा आई कि मैंने आपको सूचना दी है और 24 घंटे का रास्ता है या 48 का है, आप लोग 10 दिन बाद आ गए। उन्होंने कहा सब पैसे का इंतजाम कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या पैसे का इंतजाम किया? बोले 10,000। 10 दिन में 10,000 का इंतजाम हुआ। मुझे लगता है ये ब्याज पे आया है। मैंने एक वकील से कहा, बार वालों से ही मैं संपर्क में रहता हूँ कि भाई इसकी बेल करा लो। तो वकील साहब ने सलाह दी कि अगर इसकी बेल एप्लीकेशन पड़ेगी तो फिर जमानत हो जाएगी, फिर तारीखों पे आना पड़ेगा। तारीख पे तो छोड़ो, ये उत्तर प्रदेश की तरफ पैर करके नहीं सोएगा, क्या करें फिर? तो कहे कन्फेशन करा दो। अगर ये कन्फेशन कर लेगा तो 13 महीने की जेल ही इसकी सजा मान ली जाएगी। उसने कन्फेस कर लिया, उसको छोड़ दिया गया। ऐसे और भी जेल में निरुद्ध होंगे। मुझे लगता है कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया था, मैंने डकैती नहीं डाली थी, मैंने डीएसपी का रिवॉल्वर नहीं छीना था, तो मेरे पे ये मुकदमा क्यों लिखाया गया? मुझे इसलिए लिखाया गया कि तुम जेल जाओ और जेल से अजय साहू को जाके निकालो। सब भगवान की स्क्रिप्ट है। आप लोगों को भी कृपया जेल विजिट किया करें, ठीक है ना? जेल विजिट किया करें आपके वकालतनामे से और थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने से। अगर कोई बेल आउट हो जाए तो मुझे लगता है फिर शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में और शनिवार को तेल चढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं भी चढ़ाता हूँ। तो ये आप करिएगा। अब आपके यहाँ मैं 3 मिनट और आपके साथ हूँ। जहाज भी पकड़ना है और सांसद जी के घर भी जाना है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। अवार्ड, इनाम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना प्रतिभाग इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड दोगे ना? श्रीफल दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, शॉल दोगे, मोमेंटो दोगे। ये सब 150 रुपए में आता है। 150 रुपए की बात नहीं है। असमय ताली बजाते हो, पंच अब आने वाला है। नहीं, मैंने कहा 150 रुपये कोई ताली वाली बात नहीं है। ये 150 रुपये की बात नहीं है। ये मान का पान बहुत होता है। नंबर 2 बात, इसका महत्व तो क्या है? मैं 9 साल का था या 10 का रहा हूँगा, प्राइमरी में पढ़ता था। अंताक्षरी प्रतियोगिता हो रही थी। मेरे टीचर ने इतनी देर में समझे ही हो गए कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और अगर जो लोग आप में से इंट्रोवर्ट हैं कृपया दूसरा व्यवसाय अपना लेना। एक्सट्रोवर्ट ही चलेगा यहाँ पर। जब मैं पार्लियामेंट में होता हूँ, कोई विधेयक पे कपिल सपिल बोलते हैं, हम लेमेल की तरह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जबकि हमारी सरकार के नहीं है। फिर इधर से जेठमलानी खड़े हुए, ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। फिर इधर से जेटली साहब खड़े हुए, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, विषय एक ही है। फिर इधर रविशंकर, इधर वो अभिषेक मनु सिंह भी। केवल ये आपको भगवान ने ज्ञान दिया है,
कि आप निरमा को भी सर्फ बना के बेच सकते हो। इसलिए मैं अपने चुनाव की शुरुआत हमेशा बाढ़ से करता हूं। अगर वकील कन्विंस है तो पूरी दुनिया कन्विंस है, क्योंकि ये कन्विंस है तो ये कन्विंस कर देंगे, और पूरा गांव इनको कन्विंस करने आए तो शर्मा जी कन्विंस नहीं होते। तो मैं शुरुआत वकीलों से करता हूँ। गांव के लोग आएंगे ट्रैक्टर भर के, वकील साहब एमपी साहब को वोट दे रहे, चल अपना काम दे, और वकील साहब गांव में चले जाएंगे तो आधा काम करा देंगे। ये आपकी बौद्धिक क्षमता है, जो मैंने 4-5 बड़े वकीलों के नाम दिए कि वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ये बोलते हैं तो सही लगता है, और हम जैसे लोग बस गर्दन हिलाते रहते हैं। तो ये 10 साल की उम्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हो रही थी। मेरे टीचर ने मेरे स्वभाव को देखते हुए मुझे मानस की कुछ चौपाइयाँ रटाई और मुझे कहा कि तुम भाग लो। मैंने अपनी न्याय पंचायत जीती, ब्लॉक जीता, तहसील जीता, फिर जिला जीता। जिला जीतने पर प्रथम आने पर जो आप लोग आएंगे प्रथम द्वितीय, इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली थी। लेकिन यकीन मानना, उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस साबुन की छोटी सी टिक्की ने 10 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर किया, इस माइक के फोबिया को दूर किया और स्टेज के डर को दूर किया। इसलिए चुनाव में लड़ने में परिणाम जो भी आए हों, मैं लाल किले से भाषण दूं या इंटेलेक्चुअल्स में भाषण दूं या लेमैन में भाषण दूं या डॉक्टरों में दूं, मेरे पैर नहीं कपकपाते। मेरा मैटर अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन पैर में नहीं कपकपाते। ये साबुन की टिक्की का कमाल है। तो यहाँ पर जो लोग इनाम पाएंगे, सर्टिफिकेट तो सबको देंगे, प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग बात है। वित्तीय संकट से भी संस्थाएं गुजर रही हैं, ये अलग बात है कि हर साल एक नया कॉलेज खुल जाएगा। तो वो इनाम आप पाएंगे, तो उससे जो लोग नहीं पाएंगे उनके दिमाग में एक सेकंड जरूर इस सभागार में बात आएगी, काश हमने थोड़ा अच्छा मैटर बोला होता, काश हम अच्छा बोलते, काश हमारे पास कुछ होता। ये काश आपको अगली बार जिता देगा। तो ये महत्व है। मुझे लगता है कि आप भी इस इनाम से महकेंगे, और फिर जब माई लॉर्ड्स और वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लोग बैठे होंगे तो इस इनाम की और इस सॉल और श्रीफल से आपके पैर नहीं खो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, बात करने का अवसर दिया, मैं बिना औपचारिकता से आपकी चाहेगा बिना मैं सीधे जाऊँगा, क्योंकि 1 बज रहा है, तो 20 पे जहाज है, आधे घंटे का रास्ता है, एमपी साहब के घर जाना है। थैंक यू वेरी मच।